हेलो। मृदा। आज का हमारा टॉपिक है मृदा, यानी कि सॉइल। सॉइल जो अपन देखते हैं अपनी खेतों में, जो मिट्टी होती है वो होती है मृदा, यानी कि सॉइल। ठीक है ना, इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, हिंदी में उसे मृदा बोलते हैं। ठीक है, अब मृदा ये होती क्या है, किसे कहते हैं मृदा? मृदा वो चीज़ होती है जो पत्थरों के छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, इन कणों से मिलकर जो बनती है उसे बोलते हैं मृदा। यानी कि है ना, भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, यानी कि ये भूमि है, भूमि की सबसे ऊपरी जो परत, जो पृथ्वी ओढ़े बैठी हुई है छोटे छोटे कणों की, उसे बोलते हैं मृदा, यानी कि सॉइल। ठीक है ना, जो कि है ना दोनों चीज़ों से मिलती, मतलब मिलती जुलती है। जैसे अपन चादर ओढ़ते हैं, चादर जब ठंड वगैरह लगती है तो रजाई ओढ़ लेते हैं अपन, तो रजाई जो ओढ़ते हैं ना अपन, तो जिस तरह से रजाई अपने से बिल्कुल चिपक जाती है, जैसे अपने को गर्माहट देती है, वैसे ही है ना ये जो परत है ये पूरी की पूरी भूमि से चिपकी हुई है। अब भूमि का हमारा पिछला टॉपिक था, जो कि है ना मैंने पिछली वीडियो में आपको भूमि का पूरा क्लियर कर दिया था। ठीक है, अगर आपको जानना है भूमि के बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा, तो उस वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं पूरा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मृदा के ऊपर। ठीक है ना, मृदा क्या है, मृदा के संरक्षण, निम्नीकरण, यानी कि है ना उसके किस तरीके से मृदा सॉइल डिस्ट्रॉय होती है, कैसे उसे बचाना चाहिए। ठीक है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मृदा की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि जो मृदा है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनती है। ठीक है ना, पतली परत, पृथ्वी की सबसे ऊपर की पतली परत के जो आवरण है, यानी कि जो छोटी सी परत है, यानी कि चादर है छोटे छोटे कणों की, उसे कहते हैं क्या? मृदा। ठीक है ना, इसके अलावा जो जो मृदा है ये जगह जगह पे अलग अलग तरीके से पाई जाती है। ठीक है ना, कई जगह पे लाल होती है, कई जगह पे काली होती है, कई अलग और रंग की होती है, कहीं रेगिस्तान वाली रेता होती है, कहीं मोटी रेता होती है, कहीं पतली रेता होती है ना, बारीक वाली। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पे ये मृदा अलग अलग तरीके से पाई जाती है। ठीक है ना, अब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अपने अपने मौसमों के हिसाब से होती हैं ये मृदा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब ये मिट्टी हुई है, अब तुम देखना कि है ना किसी भी, जब अपन किसी बड़ी चट्टान को अपन तोड़ते हैं तो उसके वो तीन भागों में बंटता है। पहला, जो दो बड़े टुकड़े अपन ने किए होते हैं उसके, वो, उसके अलावा बीच में उसके छोटे छोटे बारीक मोटे मोटे पत्थर भी टूट जाते हैं, वो, इसके अलावा एक बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह है ना दिखने वाला एक पाउडर भी अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो तीन तरीके से है ना वो पत्थर अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि है ना अपने जो खनिज इसमें पाए जाते हैं वो खनिज थोड़े ठोस होते हैं। जब वो खनिज आपस में मतलब टूटते हैं वो खनिज, तब जाके है ना वो खनिज, जैसे वो एक से दो होते हैं ऐसे ही है ना उनके छोटे छोटे कण बन जाते हैं। लेकिन जो बारीक कण होते हैं उसे अपन कहते हैं मिट्टी। ठीक है ना, जो कि है ना खनिजों से, जैविक पदार्थों से, यानी कि चट्टान जिसमें जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स अपनी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, उन मिनरल्स के जो बारीक टुकड़े होते हैं वो और जैविक पदार्थ, यानी कि है ना जैसे अपने बैक्टीरिया, ठीक है, और छोटे छोटे है ना जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में नमी, मतलब मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ों से मिलके बनती है। एक, पत्थरों के खनिजों की वजह से, ठीक है ना, चट्टानों के जो मिनरल्स होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, दूसरा जैविक चीज़ों की, जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि वो केचुए हुए। ठीक है, केचुए के अलावा तुम अपन उसमें है ना बहुत सारे, कई बहुत से लोग है ना खेती करते हैं, तो जब पानी ज़्यादा हो जाता है धान में तो है ना वो कुछ लोग
साथ में मछलियाँ भी डाल देते हैं उसमें, ताकि मछलियाँ भी ग्रो कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं सबके, मछलियाँ और गेहूँ चावल इन सब को उगाने के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है ना। कई लोग ऐसे होते हैं, कई किसान ऐसे होते हैं कि है ना इन सब का यूज़ वो एक साथ भी करना जानते हैं कि मछलियों को पेड़ों के साथ कैसे उगाया जाता है, कैसे उनको सारी फैसिलिटी, वो उसका एक अलग कोर्स आता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अपन मृदा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना जान लेते हैं कि जो मृदा है, मृदा यानी कि मिट्टी 3 चीज़ों से मिलके बनती है। पहला, पत्थरों के नहीं, जो चट्टान है, चट्टानों के मिनरल्स के यानी खनिजों की वजह, पहला जो हो गया खनिज, चट्टानों के खनिज यानी कि रॉक मिनरल्स। दूसरा है बैक्टीरिया, अपने छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो। और तीसरा भूमि, ये भूमि में जो खनिज पाए जाते हैं वो, ठीक है ना। 3 तरीके से मिलते हैं, भूमि खनिज, पत्थरों यानी चट्टानों का खनिज, और जैविक जैविक जीवन, जैविक जीवन नहीं, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ यानी कि अपने छोटे छोटे बैक्टीरिया, ठीक है, उसे बोलते हैं हिंदी में जैव पदार्थ। तो सिंपल है कि जहाँ पे अपनी जो मृदा है 3 चीज़ों से मिलके बनती है अपनी, ठीक है ना। समझ में आ गया मृदा क्या होती है, कैसे बनती है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो ये कि है ना, अपन देखेंगे कि कई जगह मिट्टी काली होती है, कहीं लाल होती है, ऐसी होती क्यों है, ठीक है। हर चीज़ हर जगह पे होती है, अपनी अपनी जगह पे। वो इसीलिए होती है क्योंकि हर जगह क्लाइमेट अलग अलग होता है, और जो मिट्टी होती है वो अपना रंग रूप आकार, जो भी चीज़ उसमें एबिलिटी जो आती है वो वेदर की वजह से आती है, ठीक है ना। वेदर यानी क्लाइमेट, अपना मौसम। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेदर, क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सॉइल, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइमेट। क्योंकि कई जगह पे देखेंगे अगर काली मिट्टी को है ना अपन ज़्यादा पानी भी ना दें तो वो चल जाता है, लेकिन अगर वही काली मिट्टी अगर अपन समुद्र के किनारे पे लगा दें, समुद्र के किनारे पे रख दें, तो वो काली मिट्टी है ना मचमैली सी हो जाएगी, उसमें है ना एक तरीके से दलदल बन जाएगा वो, ठीक है ना, जिसमें अपन धंसते चले जाएंगे। लेकिन समुद्र किनारे की रेता अगर अपन उठा कर उस पर खेती करना चाहें तो वो खेती नहीं हो सकती, क्योंकि हर जगह हर चीज़ अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। अगर उसे अपन उठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे और वहाँ जाके उसका दूसरा उपयोग करेंगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है ना, वो काम नहीं देगी, ठीक है। अब होता क्या कि अपन ने क्लाइमेट के बारे में देख लिया कि मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्लाइमेट, खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण, यानी कि जो अपने मिनरल्स आते हैं, मिनरल्स और अपने बैक्टीरिया, जो अपना जो देसी खाद होता है, यानी कि अपना गोबर हुआ, सड़े गले पत्ते हुए, इनकी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे इल्लियाँ वगैरह जो इसमें पेस्टिसाइड, मतलब जो भी कीड़े मकोड़े इसमें बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उन सभी की वजह से है ना अपनी जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ बनती है। लेकिन आज के टाइम पे अपन देखेंगे कि अपन है ना केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी बंजर होती चली जा रही है, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन देसी खाद का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपन इस्तेमाल करें, ठीक है ना। केमिकल फर्टिलाइज़र अपन इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पर, जो अपन रासायनिक होते हैं, ठीक है ना। क्यों रासायनिक इसके इस्तेमाल करते हैं, क्यों कि भैया ज़्यादा फसल हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा कमाई हो जाएगी, ठीक है ना। आज के टाइम पर सिर्फ जेब भरना देखते हैं लोग, तो जेब भरना ना देखते हुए कि अभी अगर अपन कुछ टाइम के लिए अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, थोड़े टाइम के लिए नुकसान होगा, लेकिन है ना अपनी हेल्थ भी अच्छी होगी, लेकिन बाद में है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे करके है ना मशहूर होती चली जाएगी, और उसके साथ साथ जो मिनरल्स जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें तुम्हें है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही मिलेंगी। केमिकल फार्मिंग में है ना केमिकल्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से आज के टाइम पे अपन देखते हैं कि पहले के लोग हैं ना कितना ज़्यादा जीते थे, आज के टाइम पे बहुत कम जी पाते हैं। क्यों? वो मिनरल्स, वो प्रोटीन, वो कैल्शियम मिल नहीं पा रहा है। टाइम से पहले चश्मा लग जाता, मुझे भी चश्मा लग गया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मृदा के बारे में बात हो गई है, ठीक है, कैसे बन रही है, कैसे उपजाऊ हो रही है, ठीक है।
अब दूसरी बात अपनी, अब जो आते हैं कि मृदा जो यानी कि जो सॉइल है, ये सॉइल बनती कैसे, मतलब निर्माण कैसे हुआ, किन चीज़ों की वजह से। अभी मैंने बताया था कि ये मृदा 3 चीज़ों की वजह से बनी हुई है, ठीक है ना। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी। पहली, भूमि के मिनरल्स, यानी कि अपने ज़मीन के अर्थ के मिनरल्स। फिर रॉक मिनरल्स, यानी कि चट्टानों के खनिज। और तीसरा था जैव पदार्थ, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों से मिलके अपनी मृदा बनती है, ठीक है ना। लेकिन मन के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। मुख्य कारक होते हैं अपने जैव पदार्थ, ठीक है ना, जिसे अपन एक तरीके से कहें पेरेंट शेल। पेरेंट शेल, पेरेंट शेल क्या होते हैं। तुमने देखा होगा कि कीड़े मकोड़े एक होते हैं, 2 होते हैं, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 10 हो गए। तो शुरुआत कहाँ से हुई, 2 से हुई थी। 2 से वो 2 क्या होते हैं, पेरेंट शेल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कीड़े मकोड़े बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट शेल होते हैं उसे जनक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जनक शेल, जनक शेल, इसे बोलते हैं जनक। पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, जनक। तो ये 2 चीज़ों से इनके मेन चीज़ 2 होती हैं, बनते 3 से हैं लेकिन अपन मेन चीज़ 2 बताई हैं इसमें। एक तो क्लाइमेट, क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर क्लाइमेट वैसा नहीं होगा तो मिट्टी का वो काम भी उपजाऊ नहीं रहेगी ना। अब तुम है ना भरे रेगिस्तान में है ना काली मिट्टी ला के रख दो, वो कहाँ से सही काम करेगी, ठीक है ना। लेकिन हालांकि उसकी जो एबिलिटी होती है वो एबिलिटी तो वही रहेगी, लेकिन जिस वजह से वो मृदा बनती है, वो काली मिट्टी बनती है जिस चीज़ की वजह से, वो तो बनती है क्लाइमेट की वजह से, ठीक है ना। लेकिन अगर वो क्लाइमेट, अगर अपन जब वो बन रही हो वो क्लाइमेट ना देती हो, अपन दूसरा क्लाइमेट, अपन टेम्परेचर सेट कर दें, ठीक है ना, टेम्परेचर दूसरा सेट कर दें, तो वो मृदा है ना दूसरी अलग तरीके की बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए है ना इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट, क्लाइमेट और पेरेंट शेल। यानी कि खनिज तो अपन को इसमें से मिल ही रहे हैं, लेकिन जो जैव पदार्थ अपन इसमें मिल रहे हैं, वो जैव पदार्थ हर मिट्टी में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, ठीक है ना। काली मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं काली मिट्टी में है ना अपन कोई भी फसल करते हैं तो अच्छी होती है ना। और बरमोटा होती है, बरमोटा में तो फसल होती नहीं, क्यों, उसमें भी है ना जो पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ, वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं पेरेंट शेल बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वो इतना नहीं होता, ठीक है ना। अपने नॉर्मल मिट्टी में भी बहुत कम होते हैं। तो सब में अपने अपने अलग अलग होते हैं पेरेंट शेल, ठीक है। कोई आई होप इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसके बहुत से अलग अलग कारक भी होते हैं। एक टोपोलॉजी होता है, पदार्थों के टोपोलॉजी, मिट्टी के अलग 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 रंग हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें है ना, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि है ना मिट्टी का अलग अलग जगह पे होना, कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ मिट्टी है ना बिल्कुल समतल में पाई जाती है, कहीं ऐसी होती है कि बिल्कुल टेढ़ी हो रही होती है, चट्टानों जैसी जगह होती हैं, ठीक है ना। कहीं पहाड़ों के बीच में मिट्टी होती है अलग, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अपनी अपनी स्थिति, जगह और क्लाइमेट, इन सब से ये सब की वजह से बनती है। लेकिन मुख्य कारक सिर्फ 2 होते हैं, एक क्लाइमेट होता है, दूसरा पेरेंट शेल होता है, यानी कि एक मौसम होता है और दूसरा जनक शेल, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें मुख्य होती हैं इसमें। और इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे अपन, वो है समय। हर मिट्टी जो मृदा होती है, हर मृदा अपना अपना समय लेती है अपने आकार को ढालने में, ठीक है ना। काली मिट्टी बनने में भी अपना समय लगता है, लाल मिट्टी बनने में अपना समय लगता है, हर एक का अपना अपना समय होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कई सारे छोटे बच्चे होते हैं कि है ना कोई 2 साल में चलने लग जाता है, कोई 4 साल में भी नहीं चल पाता, किसी किसी को है ना दौड़ने में 10 साल लग जाते हैं, है ना। तो सबकी एबिलिटी अपनी अपनी होती है, ठीक है ना। कोई इंटेलिजेंट पैदा ही होता है, कोई पैदा होने के बाद इंटेलिजेंट बनता है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है।
तो यहाँ पे अपन ने देख लिया मृदा निर्माण। अब मृदा निम्नीकरण। निम्नीकरण क्या होता है कि मृदा का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है मृदा, सॉइल डिस्ट्रॉय हो रही है, वो कैसे हो रही है, अब वो देख लेते हैं। देखो अपन एक चीज़ देखते हैं कि पहाड़ आज के टाइम पे है ना कटते चले जा रहे हैं। पहले पहाड़ कितने ऊंचे हुआ करते थे, बड़े मोटे हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे देखो तो है ना पहाड़ सुकड़े सुकड़े से हो गए हैं, ठीक है ना। किले भी अपन देखते हैं तो किलों के नीचे है ना पहले मिट्टी हुआ करती थी, यानी कि उनका ये मान लो ये किला है तो यहाँ से है ना पूरी ऐसे मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे पूरी इस तरीके से पहाड़ की पत्थर निकल आया नीचे, इस तरह नीचे पूरा पत्थर निकल आया, ठीक है ना। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा का अपरदन, ठीक है ना, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन, हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। अब मृदा अपरदन होती क्या है कि है ना जब बारिश वगैरह होती है तो बारिश के बहाव से जो मिट्टी बह के आ जाती है और मिट्टी में आ जाता है कटाव, ठीक है। यानी कि है ना मान लो ये मिट्टी आ रही है जहाँ से बारिश हुई है, अब बारिश होने के बाद जो ये मिट्टी है जहाँ पे है ना इस टाइप से बहाव सा बन जाता है, तो होता क्या है कि जो कटाव जब आ गया जी हो गया सॉइल इरोजन, ठीक है ना। सॉइल इरोजन समझ में आ गया हो, आई हो। सॉइल इरोजन की वजह से है ना मिट्टी का कटाव हो जाता है, और मिट्टी का कटाव मतलब सॉइल इरोजन वही मिट्टी का कटाव होता है। इसकी वजह से है ना मिट्टी अपनी जगह से हिल जाती है, पेड़ पौधे सही नहीं लग पाते, और मिट्टी अपनी जगह से जैसे जहाँ से अगर बीच में से थोड़ा गायब हो जाए जो हिस्सा, तो अपनी दूसरी परत निकल आती है, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पे खेती करना चाहें तो यहाँ पे वो खेती नहीं होगी सही से, क्यों? यहाँ पे है ना वो पदार्थ जैविक पदार्थ नहीं पाए जा रहे हैं। मिट्टी के लिए वो जैविक पदार्थ ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है तो यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगेंगे, ठीक है ना, इसीलिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन दो सबसे बड़े ज़्यादा इसमें खतरे होते हैं निम्नीकरण, यानी कि मृदा को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सबसे ज़्यादा दो हार्मफुल चीज़ें होती हैं। एक सॉइल इरोजन होता है और दूसरा होता है डिप्लेशन। डिप्लेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षीणता, ठीक है ना। यानी कि तुम देखोगे पहली बात तो ये कटाव, दूसरा मिट्टी का धीरे 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 कम होना। वहाँ पे कई जगह पे क्या होता है कि है ना मान लेते हैं एक मैदान है, पहले इधर मिट्टी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थी, लेकिन धीरे धीरे करके है ना ये मिट्टी है ना नीचे की तरफ आने लगी है। साल 10 साल 20 साल में है ना पूरा का पूरा एक सा हो गया जी, लेकिन 20 साल पहले सिर्फ ये हिस्सा था ऊंचा, बाकी सब नीचा था, लेकिन 20 साल बाद ये पूरा एक सा हो गया, ठीक है ना। तो ये था डिप्लेशन, क्षीणता, मिट्टी का ऊपर नीचे हो जाना, ठीक है ना। तो हाई ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया। जो दो सबसे ज़्यादा मुख्य मतलब मेन कारण होते हैं, सॉरी दो सबसे ज़्यादा मेन कारण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला सॉइल इरोजन, दूसरा डिप्लेशन यानी कि मृदा अपरदन, और दूसरा होता है अपना क्षीणता, ठीक है ना। ये दो मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से मृदा निम्नीकरण होता है, ठीक है ना। मृदा निम्नीकरण के दो मेन कारण हो गए। अब इसके बाद इन दोनों कारकों के अलावा भी बहुत से कारक होते हैं, ठीक है ना। अब इनमें एक और जो दो चीज़ें मैंने अभी तुम्हें बताई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है दो चीज़ों का, एक मानव का, दूसरा प्रकृति का, ठीक है ना। दो चीज़ों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, भूमिका होती है, रोल का मतलब भूमिका। अब होता क्या है कि है ना कई बार क्या होता है कि बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी अपने आप बहती है, ठीक है, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है कि है ना पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से है ना जब बारिश होती है तब मिट्टी का कटाव इंसानों के द्वारा हुआ होता है,
और कई ऐसी जगह भी हैं कि है ना जहाँ पहाड़ों को काट कर है ना सड़क बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो वो भी इंसानों की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने दो मेन कारण तो मैं बता दिए थे। अब वो दो मेन कारण किन दो चीज़ों की वजह से, किन दो कारकों की वजह से आ रहा है, वो दो कारक भी बता दिए मैंने, ठीक है। कौन कौन? ह्यूमन, और ह्यूमन के साथ आ रहा है अपना नेचर, ठीक है ना, प्राकृतिक और मानव, ये दो कारक इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मृदा और भी कई तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अपन खेती कर रहे हैं, तो खेती में क्या था, अपन केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन केमिकल इस्तेमाल ना करते हुए अगर अपन देसी खाद इस्तेमाल करो तो मृदा की है ना जो ऊर्जा होती है, उर्वरकता होती है, वो वापस आ जाती है उसकी, ठीक है ना। तो ज़रूरी ये है कि आज के टाइम पे अपन है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ना कि केमिकल फर्टिलाइज़र का अपन इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र और लैंडस्लाइड वगैरह होती है, रेन हार्वेस्टिंग होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जिनकी वजह से है ना मृदा निम्नीकरण होता है। यानी कि मृदा यानी कि जो सॉइल होती है वो एक डिस्ट्रॉय की मतलब डिप्लेशन होती चली जाती है, ठीक है ना, क्षीणता होती चली जाती है। अब इसके अपना अगला टॉपिक है, इसमें अपने 3 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। पहला मृदा, दूसरा मृदा का निर्माण, और तीसरा मृदा निम्नीकरण, ठीक है। अब अपन चौथा आते हैं मृदा संरक्षण। अपन ने पहले देख लिया कि है ना मृदा की परिभाषा क्या होती है, कैसे बनती है, उसे अपन कैसे नष्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा आप उसे बचाए कैसे, बचाने पर भी देख लेते हैं अपन। अब अगर अपन को इसे बचाना हो तो अपन को क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे है ना पहला अपना टॉपिक आ जाता है, बहुत मतलब 7 तरीके बताए गए हैं मृदा को बचाने के लिए। खेती करते हैं अपन तो 7 तरीक़ों से अपन खेती कर सकते हैं, ठीक है। या कहीं कहा जाए तो अलग अलग तरीके से अपन मिट्टी को बचा सकते हैं उस जगह पर। पहाड़ों को भी बचा सकते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो धीरे धीरे करके नीचे छोटे होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी है ना, ऊपर से बारिश होती है, मिट्टी कट जाती है, वो नीचे आ जाता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको ये बताया था, ठीक है, क्षीणता। तो अब यहाँ पे अपना दूसरा टॉपिक था, अगला टॉपिक मृदा का मृदा संरक्षण, ठीक है ना, यानी कि मृदा को बचाना। अब बचाएं कैसे? मृदा को बचाने के लिए निम्न प्रकार हैं। पहला तो मलच बनाना, यानी कि मेल्चिंग, इंग्लिश में बोलते हैं मेल्चिंग और हिंदी में बोलते हैं मलच बनाना। अब मलच होता क्या है, मलच देख लेते हैं अपन यहाँ पर। मलच जहाँ वो फार्मिंग, वो खेती होती है, जैसे अपन पेड़ लगाते हैं, ठीक है। 1 मिनट। जैसे अपन खेती करते हैं, ठीक है, तो खेती करते टाइम अगर जैसे मैंने मान लिया एक बीज अपन ने यहाँ पर डाल दिया, दूसरा बीज यहाँ डाल दिया, तीसरा बीज यहाँ डाल दिया, चौथा बीज यहाँ डाल दिया, ठीक है, 5वां यहाँ डाल दिया, तो अब इन बीजों के बीच में जो जगह बची हुई है, जैसे है ना आज के टाइम पे अपन अपने यहाँ मतलब कई जगहों पे बोला जाता है बराव, यानी कि इस टाइप से खेती होती है। इसमें पानी डाला जाता है, ऐसा पानी होता है, यहाँ पे बीज लगाए जाते हैं, यहाँ पानी पानी भर रहा होता है, इधर ऐसा पानी डाला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि है ना इन पेड़ों, इन बीजों के बीच में मिट्टी रह गई है, यहाँ पे डाली जाती है पॉलीथीन, मतलब ऑर्गेनिक पॉलीथीन आती है, ठीक है। हालांकि वो वाली पॉलीथीन नहीं होती जो आज के टाइम पे अपन मार्केट में अपन लेते हैं, सब सामान लेते टाइम, ठीक है ना, ये अलग होती है, जिसे बोलते हैं प्रवाल, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं प्रवाल, वाइट कलर की आती है। वो उसका काम क्या रहता है कि है ना अपन उसे यहाँ पे बिछा दिया जाता है उसे, और जहाँ पे जो बीज लगे होते हैं वहाँ पे ऊपर
छेद कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि अब जब मिट्टी सूख जाएगी, जैसे बाहर धूप भी निकलती है तो ये मिट्टी सूख जाएगी, यहाँ पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन है ना इसकी जो नमी होती है मिट्टी की, बीज के आसपास की जो नमी होती है वो नमी नहीं जाएगी, वो नमी बनी रहेगी, ठीक है ना। अब वो नमी बनी रहेगी तो ये पेड़ है ना अच्छी तरीके से ग्रो होगा। इसके बाद उसमें जो उर्वरकता है उसकी उसकी जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। जैसे प्यासे को अगर अपन पानी दे दें तो उसमें अलग सी जान आ जाती है, लेकिन अगर कोई प्यासा ही ना रहे तो उसमें एनर्जी बनी रहती है, लेकिन प्यास लगने लग जाए तो एनर्जी डाउन होने लग जाती है। और देखेंगे अपन जो ज़्यादा प्यासा हो जाता है उसे चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, यानी कि बैटरी लो हो जाती है। और जिसे प्यास नहीं लगती, मतलब जो प्यासा नहीं है, एनर्जी उसकी फुल है, उसकी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, ठीक है ना, क्यों वो पानी पीता रहता है। तो यहाँ पे अपना जो मॉइस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है इन जगहों पे है ना जो पेड़ बीज डाले हैं यहाँ की, इनकी है ना पेड़ों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, ठीक है। पहला हो गया अपना मैल्चिंग। अगला वैदिक फार्म। और वैदिक फार्म क्या होता है, वैदिक फार्म देख लेते हैं। वैदिक फार्म अपने कई चौड़े मैदानों में हो सकता है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में हो सकता है। अब इसे करते कैसे हैं वैदिक फार्म को? वैदिक फार्म यानी कि मान लीजिए आप ऐसे जो पहाड़ है ये, ठीक है, अब इस पहाड़ को थोड़ा छोटा इस टाइप में कर दिया जाता है, थोड़ा काट काट के बिल्कुल समतल सा बना दिया जाता है ऐसे, ठीक है। अब समतल बनाने के साथ साथ इसे करते क्या हैं, ताकि जो मिट्टी, अब जो ऊपर से मिट्टी आती है, जैसे बारिश हुई मान लो, तो बारिश में क्या होता है कि अगर इस साइड पर बारिश हुई तो यहाँ से तो ये पूरी मिट्टी बहती चली जाएगी नीचे। पेड़ भी लगे हों तो अभी कोई ना कुछ तो मिट्टी तो है ना, मिट्टी के कण निकलते ज़रूर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बारिश पूरी है ना इधर इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पे ये मिट्टी इस्तेमाल भी हो रही है खेती के लिए, और यहाँ से मिट्टी का कटाव भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रही है ये मिट्टी, कटाव भी नहीं हो रहा, बारिश हो रही है उसके टाइम पे है ना यहाँ पे। और यहाँ पे जो छोटे छोटे है ना नाली सी बना दी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है, जैसे यहाँ पानी ज़्यादा हो गया तो यहाँ से है ना फिर इधर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है पाइप के द्वारा, नालियों के द्वारा, ठीक है ना। ऐसे ही है ना ये पूरी नालियों के द्वारा यहाँ तक नीचे तक लगा दिया जाता है, जिससे है ना पहाड़ी इलाकों पे भी अपन खेती कर सकते हैं। जैसे अपन देखेंगे टी स्टेट होता है, ठीक है ना, जहाँ पे अपन चाय की जो फार्म फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, पत्तियाँ लगाते हैं अपन, पेड़ पौधे चाय के, ठीक है ना, वो ऐसी ही जगह पे लगाए जाते हैं, ऐसे ही उगाए जाते हैं, ठीक है ना। चौड़े चौड़े मैदानों में डले होते हैं बढ़िया, ऊपर से है ना पहाड़ से बिल्कुल नीचे आते चले आते हैं, फिर थोड़ा सा सीधा होता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सीधा, फिर नीचे, मतलब ऐसे ही होता थी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वैदिक फार्म, ठीक है। अपना ये वैदिक फार्म हो गया। वैदिक फार्म के अलावा अपना अगला टॉपिक है समुच्चय रेखीय जुताई, ठीक है ना। समुच्चय रेखीय जुताई, समुच्चय रेखीय जुताई में क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखीय समांतर जुताई, यानी कि एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखीय जुताई, यानी कि है ना अपन जो मान लो थोड़ी सी मिट्टी छोड़ दी, उसके बाद फिर जुताई कर दी इधर, ठीक है ना, यानी कि ये हो गई थोड़ी सी, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, यानी कि थोड़ी दूरी यहाँ पे अपन ने इतने पे जुताई कर दी, थोड़ा छोड़ दिया, फिर यहाँ जुताई कर दी, फिर थोड़ा छोड़ दिया, फिर यहाँ जुताई कर दी, ठीक है ना। समुच्चय रेखीय जुताई इस टाइप से जुताई करेंगे। लेकिन इसमें होता है क्या कि इसमें पानी को बचाने के लिए, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए जो बीच में जो जगह खाली छोड़ी जाती है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कहते हैं समुच्चय रेखीय जुताई। और इसमें क्या होता है कि है ना जल अवरोध, यानी कि जो वर्षा का जो पानी होता है उसे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने अभी जहाँ पे बताया था, यहाँ पे पानी है ना नालियों के द्वारा नीचे निकलता चला जाता है वैदिक फार्म में, लेकिन समुच्चय रेखीय जुताई में है ना जहाँ पे जो गड्ढा कर देते हैं उसी गड्ढे में पूरा पानी इकट्ठा स्टोर हो जाता है, ठीक है।
समुच्चय रेखीय जुताई। अब समुच्चय रेखीय जुताई अगला टॉपिक क्या हो जाता है अपना, रक्षक मेखलाएं। यानी रक्षक मेखलाएं नाम से समझ में आ रहा है रक्षक, रक्षा करना है ना। मेखलाएं यानी कि एक तरीके से पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे घने घने पेड़। अब कई जगहों पे आप देखेंगे कि है ना रास्तों में है ना बहुत लोग आज के टाइम पे तो मोस्टली हर जगह पे हो गए हैं कि रास्ते होते हैं, रास्तों के आसपास है ना बढ़िया लंबे लंबे मतलब दूर दूर तक है ना पेड़ लगा दिए जाते हैं, एक ही रो में लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी ये बताया, एक ही रो में है ना पेड़ लगा दिए जाते हैं, उसे कहते हैं रक्षक मेखलाएं, ठीक है। लेकिन ये रक्षक मेखलाएं हैं ना हर जगह पे नहीं होती। ये रक्षक मेखलाएं बनाई जाती हैं अपना जैसे इंडिया है, इंडिया के जो समुद्री इलाका है, समुद्री तटीय हैं, तटीय इलाके वो, और शुष्क इलाके यानी कि यहाँ पे जो नमी वगैरह पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे हवा ज़्यादा चलती है उन इलाकों में है ना इस रक्षक मेखलाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बड़े मतलब पेड़ों को लगाया जाता है, बहुत लंबे लंबे पेड़ हो जाते हैं, उन्हें एक कतार में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हवा का जो बहाव आता है वो रुक जाता है। अगर वो हवा का बहाव आएगा इतनी तेज़ी से तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी उड़ने लग जाएगी और देखते ही देखते हैं ना यहाँ से पूरी मिट्टी गायब होने लगेगी। ये धीरे धीरे करके है ना पूरी मिट्टी सिकुड़ने लगेगी, ठीक है ना, पीछे हटने लगेगी। उसे बचाने के लिए है ना यहाँ बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं ताकि है ना वो हवा, इतनी तेज़ हवा अंदर तक ना जाए, उनके शहरों को बर्बाद ना करे, उनके जो घर हैं वहाँ तक आंधी तूफान ना आए, ठीक है ना। तो रक्षक मेखलाएं समझ में आ गया। अगला अपना आता है समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। अब समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, रोधिकाएं यानी कि अपने ये नाले मान लो। अब इन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इन चीज़ों को बनाने के लिए पत्थर, मिट्टी, पौधे, ठीक है, इन तीन चीज़ों का अपन इसमें इस्तेमाल करते हैं। समुच्चय रेखीय जो वैदिक फार्म में जो सीधे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब ये खड़े होने के लिए भी है ना पत्थरों को इस्तेमाल करते हैं, पत्थर, मिट्टी और पौधे, ठीक है। अब ऐसा इस्तेमाल क्यों करते हैं ये जान लेते हैं। पत्थर जो एक जैसे अपन आज के टाइम पे घर बनाते हैं तो है ना ईंट के ऊपर ईंट रख जाते हैं, ठीक है ना, ईंट फिर मसाला रखते हैं, फिर ईंट रखते हैं, फिर मसाला रखते हैं, फिर ईंट रखते हैं। इस तरह से है ना अपना एक स्ट्रक्चर बनता है और बहुत मजबूत बनता है, ठीक है ना। लेकिन उसे और मजबूती देने के लिए अपन बाहर से है ना प्लास्टर करवा देते हैं, ठीक है, प्लास्टर बोलते हैं। तो और उसे और अच्छा करने के लिए अपन पुट्टी करवा देते हैं, फिर कलर वगैरह और भी ना जाने डिज़ाइन अपन बनवाते रहते हैं, ठीक है। वो सारी अपनी बाहर की डेकोरेशन होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपनी अंदर की होती है जो अपन को उसको मजबूती देती है, ठीक है। अब वही चीज़ अपने यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होता है कि अपन पहले पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर से वो खड़े हो जाते हैं, पत्थर रख दिया, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, फिर पत्थर रख दिया, फिर मिट्टी डाल दी, फिर पत्थर, फिर मिट्टी, इस तरीके से है ना यहाँ पे ऊपर तक बिल्कुल लगा दिया जाता है, ठीक है। अब लगाने के बाद अब जो बीच में जो मिट्टी डालते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें पेड़ पौधों के बीज भी डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और मिट्टी इन पत्थरों को पकड़ के रखेगी, ठीक है। और अगर वो मतलब पेड़ बड़े होते चले जाएंगे तो क्या होगा, उनकी जड़ें फैलेंगी तो साथ में है ना वो पत्थर वहीं पर जम जाएंगे, ठीक है। फिर चाहे वहाँ पे है ना तुम कूदते रहो, गाड़ियाँ चला दो, लेकिन वो मजबूत बना रहेगा, एक तरीके से ब्रिज बन जाएगा तुम्हारा, मजबूत ब्रिज, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रिज बनेगा वो कैसे बनेगा, प्रकृति की चीज़ों का इस्तेमाल करें। आज के टाइम पे है ना अपन डंबर और आरसीसी का इस्तेमाल करके पुल बनाते हैं, लेकिन हालांकि जे वाले जल्दी बन जाते हैं, आरसीसी वाले, और इन्हें बनाने जाएंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। क्या पता साल, 2 साल, 10 साल भी लग जाए, मजबूत बनने में तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि हर मिट्टी की उर्वरकता अलग अलग होती है, कोई नहीं जानता कि कौन सी मिट्टी किस तरीके से काम करती है, सिवाय किसानों के। किसान मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। तो समुच्चय रेखीय जुताई रोधिकाएं समझ में आ गया। अगला टॉपिक है अपना चट्टान बांध, यानी कि बांध नाम समझ में आ रहा है, डैम, और चट्टान यानी कि अपने अपने बड़े बड़े जो डैम होते हैं, जैसे आज के टाइम पे अपन डैम देखते हैं तो डैम 2 जगहों से बनते हैं,
पहला एक इधर पहाड़ होता है, दूसरा इधर पहाड़ होता है, दो अलग अलग चट्टानें होती हैं, उन्हीं के बीच में है ना ये पहाड़ मतलब डैम बनाया जाता है, ठीक है ना, उन्हीं के बीच में ये डैम बनाया जाता है, दो चट्टानों के बीच में। अब इससे फ़ायदा क्या होता है डैम से? डैम से फ़ायदा ये होता है कि है ना अब नालियों में जैसे पानी जा रहा होता है, मतलब नालियों के शहरों का पानी है ना आज आज के टाइम पे कहाँ आता है, वो छोटे छोटे नदी तालाबों से होते हुए बड़े बड़े समुद्र में तो जाता है ना धीरे धीरे करके। लेकिन अगर ये डैम नहीं होते तो क्या होता कि है ना जो मिट्टी एक साथ निकलती चली जा रही है, वो सारी की सारी मिट्टी निकल के है ना समुद्र में चली जाती और अपना जो अपनी जो ज़मीन है वो धीरे धीरे करके है ना पानी के अंदर धंसती चली जाती। तो क्या कर रहे हैं ये डैम सॉइल इरोजन को यानी मतलब सॉइल डिप्लेशन को बचा रहे हैं, यानी कि मिट्टी जो धीरे धीरे करके क्षीण होती चली जा रही है, ठीक है, उसे बचा रहे हैं। मिट्टी आती है और कई जगहों पे क्या होता है, अब देखेंगे कि है ना कहीं बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के बाद अपन देखेंगे कि मिट्टी कट जाती है, ठीक है। मान लिया कि जैसे किनारे पे घर है उसका, किसी का भी घर है, ठीक है, अब यहाँ से एकदम अचानक बाढ़ आती है तो वो क्या होता है, नीचे की मिट्टी हट गई तो ऊपर से पूरा घर टूट गया, ठीक है ना, पूरा का पूरा घर चला जाता है। तो ज़रूरी है कि अपनी जो मिट्टी है वो ना जाए, इसके लिए है ना पानी की जो रफ्तार होती है उसे काबू में रखा जाता है डैम के द्वारा, ठीक है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। मिट्टी को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रोकते हैं, पानी को भी बचाते हैं। कई जगहों पे ऐसा होता है कि है ना साल भर में एक बार बारिश हुई, उसके बाद साल भर वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, तो रेन हार्वेस्टिंग कर लेते हैं अपन, पानी को बचा लेते हैं, ठीक है ना, स्टोर कर लेते हैं डैम के द्वारा। तो सब अपने अपने तरीके से मतलब काम करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अपना चट्टान बांध क्लियर हो गया। अगला अपना टॉपिक आता है बीज की फसल उगाना। यानी कि होता क्या है कि है ना वर्षा निकल जाती है, कई बार क्या होता है कि वर्षा निकल गई उसके बाद लोग है ना अपनी फसल लगाने के लिए जाते हैं। जैसे वर्षा के टाइम पे है ना धान लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि धान में पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो धान लगाते हैं। धान में कई लोग ऐसा करते हैं कि है ना थोड़ा टाइम निकल जाता है, महीना निकल जाता है, 1.5 महीना निकल गया, उसके बाद फिर धान लगाते हैं बारिश का मौसम निकलने के बाद, ठीक है। तो बीच मौसम में और बाद के मौसम में जो फसलें की जाती हैं उन सब में अलग अलग तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। बीज की फसल और मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न भिन्न फसलें एकांतर खतरों में उगाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि अपन जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बचाए रखने के लिए, उसकी उर्वरकता को बचाए रखने के लिए अलग अलग टाइम पे है ना अलग अलग तरीके की खेती की जाती है, जिससे है ना उसकी जो किसान की जो मिट्टी है वो एकदम बची रहे, ठीक है ना। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक अपना जल से रिलेटेड आएगा, वो बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नॉलेज अगर अच्छी लगी हो आपको, अगर ऐसे इन टॉपिक के बारे में और जानना हो। फ़िलहाल मैं 8th क्लास की बुक मतलब 8th क्लास वालों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समाज विज्ञान भूगोल, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए जियोग्राफी। आप भी समझ सकते हैं, इसे है ना कंपटीशन लेवल में भी इस्तेमाल होती है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि जब बेसिक क्लियर होता है तभी अपन है ना एडवांस की तरफ जा सकते हैं। जब बेसिक क्लियर ना हो और अपन डायरेक्ट एडवांस की तरफ पहुंच जाए तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले बेसिक क्लियर करना चाहिए। तो अपना आज का टॉपिक ख़त्म हो गया मृदा। अब अगला अपना टॉपिक है जल, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, आने वाली वीडियो को अपडेट लेने के लिए। इसके साथ मैंने अभी तक है ना प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो आई हैं आई होप आपने सभी देख ली हो। अगर नहीं देखी हो तो एक बार मैं आपसे कहूँगा कि सारी वीडियो देख लेना, ताकि है ना आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किसके बारे में बात चल रही है, ठीक है।